हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो है एनटीपीसी के मैथ्स के क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं और अभी तक हम लोग दो प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर चुके हैं। अभी 28 मार्च की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी और आपकी जो दोपहर की शिफ्ट हुई थी उसका अभ्यास कर चुके हैं। आज हम लोग जो है इवनिंग शिफ्ट का अभ्यास करेंगे, थर्ड शिफ्ट का। इसमें आए हुए जितने भी मैथ के प्रश्न हैं वो सभी आपको अभ्यास कराएंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो उसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसी संरचना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लेते हैं इसकी तीनों भुजाएं ए और ए हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात की गई है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² और वो हमारे सवाल में दिया गया है 24√3। हम कैलकुलेशन से देखें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। a² बराबर 24 इंटू 4, ये आपका 96 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या ढूंढो जो किसी का स्क्वायर है और उसका ये मल्टीपल हो। जैसे 16 छक्का 96, 16 अर्थात 4 का वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं 4√6। 16 छक्का 96 तो 4√6, या इसको अगले स्टेप पे आप ऐसे लिख सकते थे 4×4×6, तो जिसका पेयर बन गया उसको बाहर रख लिया इस तरीके से, करनी की तरीके इसको सॉल्व कर लिया। अर्थात समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√6 है। प्रश्न में हमारे परिमाप पूछा गया है और परिमाप के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी बाह्य भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ सभी भुजाएं अगर हम जोड़ेंगे तो ए ए ए, तो जो यहाँ परिमाप बनेगा वो परिमाप कितना बनेगा, तो परिमाप आपका 3a हो जाएगा। अब a का मान 4√6 है तो 3 इंटू 4√6 और उत्तर आ जाएगा 12√6। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। हालांकि क्वेश्चन रीजनिंग का है लेकिन हमारे पास जो सेट है उसमें मैथ्स का है। तो दोनों ओर से 14वां स्थान है, मतलब लेफ्ट से भी उसका 14th है और राइट से भी 14th है। तो आपको बता दें कि ऐसे सवालों के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो राइट साइड से भी काउंट किया गया और लेफ्ट साइड से भी काउंट किया गया, तो वो कैंडिडेट 2 बार काउंट कर लिया गया है। 2 बार काउंट कर लिया गया तो एक बार हटा लेते हैं, तो 14 और 14 टोटल कितना हो गया 28, और 28 में वो 2 बार काउंट हो गया, अर्थात कुल 27 कैंडिडेट होंगे। तो उस पंक्ति में 27 लोग होंगे। ठीक, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में पुल को पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात करें। आप हमारा एक चीज समझ लीजिए, जब कभी भी ट्रेन किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करे तो वहां पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई तथा जिसको पार करे उसकी लंबाई के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर फॉर्मेट लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां पर दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 90 मीटर प्लस पुल की लंबाई जो कि हमने नहीं पता, हमें पी मैंने मान लिया। ठीक, कितनी देर में पार कर जाती है, तो 15 सेकंड में पार कर जाती है। चाल कितनी है, तो 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में, यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है। आराम से इसको हल करें, तिरछा गुणा कर लें तो 15 गुणे 15 हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 90 प्लस पी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी का मान हो जाएगा 225 माइनस 90 और उत्तर आ जाएगा 135 मीटर। तो हमारी पुल की लंबाई 135 मीटर हो जाएगी और ऑप्शन बी आपका सही है। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक चलता है और समान दूरी वापस, मतलब जहां तक गया है वहां से वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है कि आप क्या कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, तो S1 T1, या आप इसको V1 स्पीड इंटू टाइम V1 T1,
इज इक्वल टू V2 T2। आप सिंपली इससे लगा लीजिए, ठीक है। हमारे सवाल में उन्होंने बताया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है, तो 4 गुणे 3, और वो 16 की स्पीड से वापस आता है, तो 16 गुणे टाइम नहीं पता तो T2 छोड़ दीजिए, 4 चौको 16, T2 बराबर हो जाएगा 3/4 घंटे। 3/4 घंटे का मतलब होता है 3/4 गुणे 60, अर्थात 45 मिनट। तो उसको वापस आने में कितना समय लगेगा, तो आप समझ सकते हैं उसको वापस आने में 45 मिनट लगेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये सवाल बहुत आसान है। मान लेते हैं संख्या ए है, ठीक। आपसे बोला गया है कि संख्या के 2/3, तो संख्या का 2/3 का 1/4 कितना बताया है, 100 बताया है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ये हो गया A/6 इक्वल टू 100। तो A का मान यहां पर हो जाएगा 600। तो यहां पर जो संख्या है वो आपकी 600 हो जाएगी, और आपका उत्तर जो है बी सही है, ठीक है। उत्तर आपका क्या सही है, बी सही है। एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ये सवाल बिल्कुल मतलब ये कहें कि गरीबी रेखा से नीचे का है। आपको सिंपली बात दी गई है कि साइन थीटा बराबर 3/2। जो बच्चे टेबल याद करके रखे होंगे उनको पता होगा कि साइन थीटा में √3/2 साइन 60 का मान होता है। किसका मान होता है, 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमसे tan 60 का मान पूछा जाए तो tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। क्लियर है। यदि एक वस्तु को 3,735 रुपए में बेचने से दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। तो 3,735 रुपए में 10% की हानि हो रही है, तो 3,735 अपने आप में 90% हो जाएंगे, और हम उसे कितने रुपए में बेचें कि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ का मतलब 110% हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लेते हैं। आपको 9 चौको 36 बचेगा आपका 1 13, 9 एकम 9 बचेगा 4, 9 पन्ना 45। गुणा कर लेते हैं, 11 पचे 55, 11 एकम 11 5 16, 11 चौ 44 और 1 45। तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 4,565 रुपए, और इस प्रश्न के हिसाब से इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लिखा है 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय मान 15.5 है, ठीक है। बाद में पाया गया कि निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो इसका सही माध्य अथवा मीन ज्ञात करें। कुछ बच्चे समझते हैं कि मीन मतलब माध्यिका, जबकि ऐसा नहीं है। मीन या माध्य ये एक प्रकार के औसत होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारा सवाल में बोला गया है कि 20 प्रेक्षणों का औसत मान 15.5 है, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन आपको यह भी बताया गया है कि आपने गलती से क्या कर लिया है कि 24 को 42 पढ़ लिया है, ठीक है। आपने 24 को 42 पढ़ लिया तो कुछ ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया तो माध्य भी ज्यादा आ गया, जो कि गलत है। सही करने के लिए जितना ज्यादा है उसको कम करके सही कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितना ज्यादा आया, तो हमने देखा तो ये हमारा ज्यादा आया जाके 18 ज्यादा है। अब अगर माध्य के से देखें तो 18 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो 0.9 ज्यादा है। तो माध्य कितना ज्यादा है, 0.9। तो सही माध्य क्या हो जाएगा, 15.5 में से 0.9 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14.6। तो इसका सही माध्य हो जाएगा 14.6। उस मूलधन का पता लगाएं तो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1,000 रुपए हो गया, ठीक है। प्रश्न में हमको मूलधन पता करना है, हमको मिश्रधन दे दिया गया है। मिश्रधन कितना दे दिया, तो मिश्रधन बता दिया है कि 1,000 रुपया है। दर कितनी दे रखी है, तो दर कितनी हो गई, दर हो गई तुम्हारी 8%, और समय हमारा जो है समय हो गया 9 माह। समय कितना हो गया, तो 9 महीने का समय हो गया।
9 महीने को आप दूसरे शब्दों में 9/12 अर्थात 3/4 वर्ष भी लिख सकते हैं। कोई असुविधा तो नहीं है। जब कभी भी आपको मिश्रधन दिया हो और मूलधन निकालना हो तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि अमाउंट मतलब मिश्रधन इंटू 100/100 प्लस RT। R मतलब दर, T मतलब समय। तो इसमें मान रख लेंगे तो यहां पर 1000 गुणे 100/100 प्लस 8 गुणे समय कितना है 3/4। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 100/4 दूनी 8, हल करेंगे तो 106 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये 2 से भाग दिया 50, ये हो गया 53। आगे गुणा हो जाएगा 1000 गुणे 50/53 अर्थात 50,000/53। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा लगभग 943 दशमलव, अब 943 आ रहा है तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 943.40। कि 5 लीटर चीनी में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाए तो 5 लीटर में 6% चीनी है तो 5 गुणे 4 6% है तो 6/100। कुल मिला के चीनी की मात्रा आपकी 0.3 है। ठीक है, अब 1 लीटर अगर भाप बन जाएगा तो 5 लीटर से कितना रह जाएगा 4 लीटर रह जाएगा, 0.3/4। अब 4 लीटर में 0.3 कितना परसेंट है तो अब चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी तो 25×75 अर्थात 7.5%। और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपए है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं और उनके बचत का अनुपात 14:11 है, तो उनके वेतन का पता लगाएं। बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहली बात तो उनका कुल वेतन 25,000 रुपए और दोनों ही लोग 75% खर्च कर देते हैं। अगर 75% खर्च कर देते हैं तो दोनों लोगों की बचत 25% हो गई और वो 25% कितने के बराबर है 14:11 के बराबर है। अब यहां पर एक गूढ़ बात है तो समझ लीजिए कि अगर दोनों लोगों की बचत सेम है या दोनों लोगों का खर्च सेम है, ठीक है ना, तो जो अनुपात दिया जाएगा वही अनुपात आय का भी होगा। समझ पा रहे बात को, ये अनुपात ही आय का अनुपात होगा। हमको कुछ भी नया नहीं करना है। अगर परसेंटेज सेम है, दोनों की बचत 25% है, इसलिए यहां पर दोनों का अनुपात भी वही होगा अर्थात 14:11 ही इनकी आय का अनुपात हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दे 14 और 11, भाग दे देंगे 25 आएगा, आगे ये 1000 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 11,000 रुपए और ये हो जाएगा 14,000 रुपए। तो इन दोनों की आय 14,000 और 11,000 रुपए होगी। ठीक है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में नहर खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, MDH का एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। ठीक है, अब हमारे सवाल में दिया गया है कि 10 पुरुष 8 दिन में ठीक है एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष ये खुदाई कितने दिनों में करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 5×3 = 15, 5 दूनी 10 अर्थात ये हो जाएगा 16/3 दिनों में करेंगे। 3×5 = 15 अर्थात D बराबर 5×1/3, ये हो जाएगा 5×3 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यदि नंबर 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25, 28 है तो आरोही क्रम में उनका माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देखिए 3, 6, 7x, 3, 6, 7x 15, 25 और 28, 25 और 28 में लिखा हुआ है कि 3, 6, 7, 11, 15, 19, 20, 25, 28 और x, इन सबको अगर जोड़ें
तो इन सबको जोड़ने के बाद आपको 3 6 9 7 16, 16 में 11 और जोड़ देंगे तो 27, तो 27 10 37, 5 42 हो जाएगा। और ऐसे आगे आप जोड़ते चले जाएंगे तो कुल मिलाकर के ये x प्लस 134 हो जाएगा। आपको मालूम है कि हमारे सवाल में बताया गया है कि इन दसों का माध्य कितना है 15। अब अगर 10 का माध्य 15 है तो टोटल कितना हो जाएगा 150। अगर x प्लस 34 का मान टोटल 150 होता है तो x का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका एलसीएम 180 है, तो संख्या बताएं। ठीक है, तो फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दिया गया है 2160। ठीक, और साथ ही साथ एलसीएम कितना दिया गया है 180। तो एचसीएफ हमको फाइंड करना है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2160 बटे 180। सिंपली इसको सॉल्व कर दे तो 6 से काट दिया 36, 6 से काट दिया 3, 3 से फिर काट दिया तो ये आ गया 12, अर्थात इसका एचसीएफ 12 है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम गौर करें तो 12 से अगर उस ऑप्शन में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाए, साथ ही कटी हुई संख्याएं एक निश्चित अनुपात में हो जाए, अर्थात 12 से ही वो संख्याएं कटे, किसी और से ना कटे। तो पहला ऑप्शन 12 का भाग 72 में देते हैं, 12 छंग 72 तो कट गया, लेकिन 12 से 30 नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 3 36 और 12 पंचे 60, 3 और 5 भी एक प्रकार के अनुपात है, इसलिए यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। 198 तथा 78 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जब कभी भी संख्या थोड़ी बड़ी मिल जाए, अर्थात 3 अंक की भी मिल जाए, तो आप भाग विधि लगाइए। भाग विधि में क्या होता है, 78 को इस तरीके से लिखिए और 198 को इस तरीके से भाग में लिखिए। 78 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 78 दूनी 156। सॉल्व किया, 8 में 6 गया 2, 9 में 5 गया 4, तो 42 में भाग आगे करेंगे 42, और फिर से ये जिससे भाग पहले दिया था उसको यहां लिख लेंगे। तो 42 का भाग जब 78 में देंगे तो 42 एकम 42, कितना बचेगा 8 में 6 2 जाएगा 6, 7 में 4 जाएगा 3। 36 का भाग फिर से पुराने वाले जिससे भाग दिया था फिर ऐसे लिख लेंगे। 36 का भाग जब 42 में देंगे तो आपका 36 एकम 36, कुल मिलाकर के बचेगा 6, और 6 का भाग फिर से 36 में देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। चूंकि ये पूरा पूरा कट गया है इसलिए ये संख्या एचसीएफ होगी। एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, और गलत जवाब के लिए 2 अंक माइनस कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने सवालों के सही जवाब दिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि 25 सवाल है और सबको अगर वो सही कर देती, अगर हम मान लेते कि वो सबको सही कर देती तो 25 गुणे 4 उसको 100 नंबर मिल सकते थे, लेकिन उसको नंबर कितने मिले 70, तो 30 नंबर कट गए। और सबसे बड़ी बात कि उसने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए जी, 30 नंबर कटे तो कैसे कटे, ये 30 नंबर कैसे कटे, सोचने की बात है। जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं, रेलवे की परीक्षा देंगे तो 1 नंबर मिलेगा जब क्वेश्चन सही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 रुपया 33 पैसे का तुरंत प्रसाद चढ़ जाएगा। समझ गए ना बात को। यही चीज यहां पर भी है कि अगर सही है तो 4 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत हुए तो 2 नंबर और कट जाएगा। मतलब खुद तो डूबे 4 नंबर तो गए 2 और माइनस ले गए, है ना। तो टोटल 6 नंबर का नुकसान होगा एक प्रश्न में अगर वो गलत होता है। ठीक है, तो 6 का भाग इसमें दे देंगे तो कुल मिलाकर के 5 प्रश्न गलत हो गए, 5 प्रश्न गलत हो गए। अब अगर 25 प्रश्न में 5 प्रश्न गलत हो जाएंगे तो फिर 20 प्रश्न सही होंगे। y का मान ज्ञात करें। y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 इक्वल टू 3। एकदम बेसिक सी कैलकुलेशन है, तो इसको कैसे करेंगे, y प्लस 1/3 y प्लस 2/5
इक्वल टू 3। ठीक है, आप इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, ये 5 हो जाएगा y+1, और ये 5 कहीं 15, ये 3 हो जाएगा y+2, और ये बराबर 3 के। तो सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y+5+3y+6, और त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 से 45। अगले स्टेप में 5 और 3 जोड़ लेंगे तो 8y, और ये हो जाएगा 6 5 11 बराबर 45। 11 उस तरफ चला जाएगा तो 8y बराबर 45 - 11, तो 8y 34 के बराबर हो जाएगा। तो y का मान 34/8। सॉल्व कर ले तो ये आपका हो जाएगा, 2 से काट लेंगे 17 और आपका 4 का भाग दे देंगे तो 4 चौको 16, 1 बचेगा तो 4.25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.25। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है, और यदि भाषा के अंक जोड़ दिए जाए तो औसत 88.25 हो जाता है। तो देखिए, गणित विज्ञान और इतिहास का औसत 89 है, तो गणित अर्थात मैथ, विज्ञान और इतिहास का औसत है 89। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें लैंग्वेज का भी जोड़ लेते हैं तो लैंग्वेज का जोड़ने पर ये 88.25 रह जाता है। समझ पा रहे हैं बात को, कि अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो इन तीनों का एवरेज है 88, लेकिन अगर हम लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं तो टोटल रह जाता है 88.25। इसका मतलब लैंग्वेज में काफी नंबर कम लाया होगा। वो कितना नंबर कम लाया पुराने वाले के हिसाब से? तो 75.75 नंबर कम लाया है। ठीक है, और चूंकि 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एवरेज कम किया है, तो इसका मतलब टोटल वो 3 नंबर कम लाया है। 3 नंबर कम लाया है किससे? पुराने वाले से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89.3 अर्थात 86। तो जो लैंग्वेज में उसको कितने नंबर मिलेंगे? तो लैंग्वेज में उसको 86 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो प्रारंभिक बिंदु में वापस आ जाती है, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई? ठीक है, आइए इसको बहुत आराम से देखते हैं। एक आयताकार खेत है इस तरीके से, और उसकी लंबाई दे रखी इन्होंने 40 मीटर और 30 मीटर। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण कुछ इस तरीके से बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको बता दें, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। अगर आपको ये ट्रिपलेट पता है तो समझ लीजिए कि पाइथागोरस संबंधित शायद ही कोई प्रॉब्लम आपको आए, लगभग सारी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाती है। अब ये 4 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, इसका मतलब 3 4 5 अर्थात 50 मीटर। ये 4 दिख रहा है, ये 3 अर्थात 40 30, तो ये वाला 50 मीटर अर्थात वो विकर्ण में यहां से जाएगी। ठीक है, विकर्ण में वो यहां से जाएगी और यहां तक जाएगी। ठीक, तो यहां से यहां तक जाने में वो 50 मीटर पहले जाएगी, फिर 50 मीटर वापस आएगी। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो 100 मीटर होगी। क्लियर है? 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरे से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। छोटी संख्या का पता लगाएं। ठीक है, ये 5/3 बचने का मतलब होता है, कभी भी ध्यान रखना, 2 संख्याओं का भाग दें 5/3 आए, इसका मतलब संख्याओं का अनुपात 5:3। अब अगर संख्याओं का अनुपात 5:3, तो हमने मान लिया 5a × 3a बराबर 375। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 15a² बराबर 375, तो a² बराबर 25, तो a का मान 5। छोटी संख्या पूछेगा तो 3 5 15, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो 25 बता देते, लेकिन हमसे प्रश्न में छोटी पूछा है इसलिए 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकदम भिन्न चुने। अब भिन्न कैसे चुनेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए क्या लिखा है, 15/20, 48/60,
आगे बढ़े तो अगला लिखा हुआ है 21/28। हमारे प्रश्न के कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, कह रहा है इनमें भिन्न चुनिए। भिन्न कैसे चुनेंगे, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 15, 5 चौको 20, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 इसको भी काट लेंगे तो 4 से काट लेंगे, तो ये 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48 और 4 से काट दिया तो 15 चौको, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, ये 4/5 हो गया। इसको 7 3 21, 7 चौको 28, ये 3/4 हो गया। फिर ये 25 3 75 और 25 चौको 100 हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने देखा ये 3/4, ये 4/5, ये 3/4, ये भी 3/4, तो ये वाला लगा रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 48/60। तो 48/60 जो है निम्नलिखित में से एकदम अलग है, भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। एक मशीन का निर्माण मूल्य की सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच बांटा गया, उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपए हो तो मशीनरी के कुल मूल्य का पता लगाएं। ठीक है, तो आप देखिए मशीनरी का कुल मूल्य 3 चीजों में है, सामग्री, श्रम, अतिरिक्त खर्च। सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च। तो इनको जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसको बांटा गया, तो उसके बांटने में आया, इनको किस प्रकार बांटा गया, तो 5:3:1 में बांटा गया। अब हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि अतिरिक्त खर्च 1,49,500, अर्थात 1 बराबर 1,49,500, और कुल पूछा गया है कि कुल मूल्य कितना होगा। निर्माण की लागत तो 5 3 8 1 9, तो 9 बराबर हो जाएगा 1,49,500 गुणे 9, गुणा कर लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार 9 पना 45, 9 9 81, 4 85, 9 चौको 36 और 8 44, 9 एकम 9 4 13, अर्थात यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा 66 से 68 तक, अर्थात 3 प्रश्नों का आपको इन्हीं चार्ट से पढ़ करके देने हैं। पहला प्रश्न है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात फेल हो गए। ठीक है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो, अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पर हमारे सामने आपके दिख रहे होंगे, जो 0 से 10 तक हैं वो 5 लोग हैं, इसके बाद आपके 10 से 11 से 20 तक 9 लोग हैं, और फिर इसके बाद 21 से 30 तक 21 से 30 तक 16 लोग हैं, 30 से 40 तक 22 लोग हैं। यही लोग फेल हैं, 41 वाले तो पास हो गए। अब टोटल काउंट किया तो टोटल काउंट अगर हम करते हैं तो टोटल काउंट हमारा आता है 5 + 9 + 16 + 22 प्लस, इसके बाद आगे बढ़ जाए तो 26 के बाद 18, फिर 11, फिर 6 और आगे बढ़ जाए तो 4 और 3, कुल मिलाकर के हमारा 91 से 100 तक कुल। अगर हम सभी विद्यार्थियों की बात करें तो कुल 120 है, इनका टोटल आप जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। और फेल होने वाले अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात करें तो इनको जोड़ लें तो 9 5 14, 14 16 30, 30 और 22 52, तो फेल होने वाले विद्यार्थी 52 है। 52 विद्यार्थी अगर 120 में से फेल हो गए तो कितने प्रतिशत फेल हो गए, आराम से आप निकालिए। 4 से काट दीजिए, 13 4 3 12, उत्तर आ गया 130/3। भाग दे देंगे तो 3 चौको 12, और इस तरीके से ये बचेगा 10, 3 त्रिका 9, 43 सही 1/3, आपके अप्रोक्सीमेट उत्तर आ जाएगा 43%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 43% हो जाएगा। क्वेश्चन 67 दिया है, लिखा हुआ है 80% से ज्यादा कितने विद्यार्थियों के नंबर है। तो 80% से ज्यादा अगर हम बात करें तो केवल 4 और 3, 81 से 90 के बीच में 4 विद्यार्थी हैं, और 91 से 100 के बीच में 3 विद्यार्थी हैं। कुल 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर 80% से ऊपर हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट है टोटल विद्यार्थी, अभी आप पिछले सवाल में जानते हैं 120 हैं, तो 7/120 गुणे 100। अब 7/120 गुणे 100 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70/12। अब इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार गया 12 पंचे 60, और इसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5.8। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, इसी का लिखा हुआ है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41 से 70% के बीच नंबर पाए। तो जरा 41 से 70 के बीच वालों को देख लिया जाए। तो 41 से 70 के बीच लाने वाले 26, जो 41 से 50 के बीच में है, फिर 51 से 60 के बीच में 18 है, और 61 से 70 के बीच में 11 है। इन सबको अगर हम जोड़ लें तो 8 से 14 और 1 15, हासिल 1 चला जाएगा, और कुल मिला के 55 लोग ऐसे हैं जो 41 से 70 के बीच में नंबर लाए हैं। अब हमसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 55/120 इंटू 100। आप इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 45.8%। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न में लिखा हुआ है एक रहने वाले रेजिडेंशियल फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% बढ़ जाती है। वर्तमान में उसकी कीमत 60 लाख रुपए है, तो 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो 60 लाख रुपए का कोई फ्लैट है, अगर 15% बढ़ेगा तो 115/100 गुणे 115/100 सॉल्व कर लेंगे। अब इनका गुणा देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों में 15 ज्यादा 225 तो ऐसे हुआ, लेकिन ये हो गया 130। फाइनली 130 में और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 13,225। 115 का 115 से गुणा, और ये हमारा 60 लाख था, तो एक जीरो और होना चाहिए था। ठीक है, तो एक जीरो और होना चाहिए, तो ये इस तरीके से होगा। तो गुणा कर लेंगे यहाँ पर 600 का। फाइनली गुणा करने पर आ जाएगा 793500। ठीक है, सॉरी 000। तो ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा 79,35,000 का फ्लैट हो जाएगा 2 साल बाद, जब 15% की वृद्धि होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपली डिवाइड का प्रश्न दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? 0.00025 इज डिवाइडेड बाई 0.05। सॉल्व करते हैं इसको। तो पॉइंट के बाद इधर देखिए 6 अंक, इधर 2 है, तो हमने क्या किया, 4 जीरो और बढ़ा लिए, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लिया। अब क्या करते हैं, ये 4 जीरो हटा करके फिर से पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहां आ गया, और 5 का भाग इधर दे लेते हैं, तो 5 एकम 5 बचेगा 3 हो जाएगा 32, 5 एकम 30, 55 25। ये जीरो पहले से है, तो फाइनली इसका उत्तर होगा 0.0165। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। लिखा हुआ है cosec थीटा इंटू टेन थीटा इज डिवाइडेड बाई cos थीटा, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो cosec थीटा इंटू टेन थीटा, cosec थीटा इंटू टेन थीटा इज डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो cosec थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, इंटू टेन थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा डिवाइड में है तो नीचे आएगा, अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये उत्तर आएगा 1/cos² थीटा, और हमारे प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये आज का अंतिम प्रश्न है जो मैं आपके सामने करा रहा हूं। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। क्वेश्चन है a की पावर -2 - 1, a की पावर -2 - 1 इज डिवाइडेड बाई a² - 1। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/a² - 1, और सॉल्व करेंगे तो 1 - a² और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a²/a², और सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a² - 1/a²। इस चीज को सॉल्व करके ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय था, तो डिवाइड का मतलब हम लोग अगर इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, दूसरे स्टेप में अगर हम चले जाएं इसके बारे में, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं a² - 1। ठीक है, लेकिन अब हम यहां पर इसको पलट करके लिख लेंगे 1/a² - 1। तो अब जब डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया तो अपॉन में आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, फाइनली उत्तर माइनस का 1/a² हो जाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर है
और आपके प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी एकदम सही है। आपको जैसा भी लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।